हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो उसमें हमने पहली जो बॉडी की थी वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये है हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अब ये जो यूपीएससी होती है, ये होती क्या? आपने बहुत बार सुना होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम आ गया। यूपीएससी का कौन सा एग्ज़ाम आता है? आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इनको कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। यूपीएससी एक बॉडी है जो कि इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है समय समय पर। तो देखते हैं इसके बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल 315 से लेके 325 तक आता है, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 थे। तो उन्हीं में से जो 14th पार्ट है उसके आर्टिकल 315 से लेके 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जिसके बारे में जिसके बीच में इसकी अपॉइंटमेंट्स, इसकी टेन्योर, इसके जो बाकी जो भी प्रिविलेजेस हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। अब यूपीएससी का काम क्या है? एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, और जो अपॉइंटमेंट्स है, नए नए जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ग्रुप ए के ऑफिसर, ग्रुप बी के ऑफिसर, इन सब की अपॉइंटमेंट करना, इन सबको रिक्रूट करना, ये इसका काम होता है यूपीएससी का। तो ये किसकी बॉडी है? ये सेंटर की बॉडी है। स्टेट्स के लेवल पे अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, जैसे स्टेट्स के नाम पर होते हैं वो। हरियाणा में एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये सेंटर के लेवल पे होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये क्या करती है? रिक्रूटमेंट्स करती है, रिक्रूटिंग एजेंसीज होती है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स करती है नई नई, जो मतलब कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, एबी के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, उनको रिक्रूट करती है। तो ये रिक्रूटिंग एजेंसी होती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब है? कि इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये सीधी की सीधी बॉडी कहाँ से बनी है? संविधान से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का जिक्र था, तो वहाँ से जो हमारी यूपीएससी है वो बनी है। किसी और ने कोई बिल पास करके, कोई एक्ट पास करके इसको नहीं बनाया। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है। इनका खुद का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, इनकी सैलरीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, और इसको हम डिटेल में भी करेंगे। नेक्स्ट जो आती है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को अपॉइंट करती है। कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस एंड आईएफएस। ठीक है। सो ये क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। इनकी जो रिक्रूटमेंट्स की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के द्वारा की जाती है। देन आते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती हैं, इनको भी किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। बट इन एक्चुअल अगर आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ कि अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। तो इन एक्चुअल अगर इसकी आप गहराई में जाओगे तो जो यूपीएससी है उसका काम है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, यानी पेपर कंडक्ट करवाना। उस पेपर के आधार पर वो बोलेंगे कि हमने इन लोगों को आईएएस या आईपीएस सिलेक्ट कर लिया है हमारे जॉब के, हमारे अकॉर्डिंग। अब उन पर्सन को एज एन आईएएस ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। यानी जो यूपीएससी है ये क्या करती है? एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, ठीक है। उसके बाद वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर लिया है, इनको आप ब्यूरोक्रेट्स एज अ ब्यूरोक्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन एक्चुअल जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, बट उसकी रिकमेंडेशन कौन करता है? यूपीएससी करता है। कैसे रिकमेंडेशन करता है? किसके आधार पर? पेपर के आधार पर, एग्जाम के आधार पर, जो कि हर साल एग्जाम होता है जो यूपीएससी लेती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का। तो ये जो बॉडी है ये एक
ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए बी के जो पेपर्स है वो लेती है, प्लस ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। अब ये जो बॉडी है इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो ये ब्रिटिशर्स से ही हमने ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसमें बना था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका क्या काम था, जो सेंटर के एग्जाम्स हैं वो लेना, यानी कि जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं उनको अपॉइंट करना, ये उसका काम था। अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट आया, हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो हमने उसको यूपीएससी बना दिया और साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट आते हैं, हम इसका करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब इसकी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में आता है कि यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। तो यूपीएससी में एक तो चेयरमैन होता है, 1 चेयरमैन, प्लस कुछ और मेंबर्स होते हैं। तो अब वो मेंबर्स कितने होंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ, ये जो चेयरमैन होता है और कुछ और मेंबर्स होते हैं जिनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हमारा जो यूपीएससी है उसमें एक चेयरमैन होता है और कुछ और मेंबर्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। अब ये टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। तो जो स्ट्रेंथ है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। प्रेसिडेंट फैसला लेता है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कितनी नहीं। तो जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ यूपीएससी वो कौन डिटरमाइन करता है, इज डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट। तो जितने भी मेंबर प्रेसिडेंट चाहे उतने मेंबर्स चेयरमैन के साथ यूपीएससी में सर्व कर सकते हैं। और यूजुअली ये कितने मेंबर्स होते हैं, यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। तो कंपोजिशन में अगर आप देखो तो कंपोजिशन में एक चेयरमैन होता है प्लस कुछ और मेंबर्स होते हैं। वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने होने चाहिए और इनको अपॉइंट भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और उसके साथ साथ यूजुअली ये कितने मेंबर्स होते हैं, 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी में आगे हम करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस। तो जो क्वालिफिकेशन है, जो इसकी अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में आर्टिकल 316 में लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट और कितना टर्म होगा, यानी कितने समय के लिए वो अपने ऑफिस में होंगे, वो आर्टिकल 316 में आता है। क्या आता है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट एंड टर्म। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र है, 316 में जिक्र है। सो क्वालिफिकेशन में अगर आप देखा जाए तो क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी खास नहीं दिया हुआ। क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स होंगे उसके हाफ मेंबर्स जो होंगे वो एट लीस्ट 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में के ऑफिस में उन्होंने कोई भी काम किया हो या सर्व किया हो। यानी क्वालिफिकेशन क्या है, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी शुड बी सच पर्सन्स, हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी कुछ ऐसे पर्सन होने चाहिए हु हैव सर्व्ड इन द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर एट लीस्ट 10 years। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 10 साल या ज़्यादा, एटलीस्ट शब्द मैंने यूज़ किया है ना, तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, 10 years या उससे ज़्यादा। तो इतने समय के लिए उन्होंने क्या किया हो, अपॉइंट किया हो, किसको, उतने समय के लिए उन्होंने सर्व किया हो या तो भारत सरकार के अंडर
या किसी राज्य की सरकार के अंडर किसी व्यक्ति ने अगर 10 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो वो व्यक्ति एलिजिबल है यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए। और सिर्फ इतना ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई। सो नो अदर क्वालिफिकेशन हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दिस व्हिच सेज दैट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी should be such person who have served in the office of the government of India or the office of government of state for at least how much time? 10 years. So सिर्फ इतना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट आती है जो हमारी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। तो एक हमने क्या कर दिया, इसकी कंपोजिशन, नेक्स्ट हो गई हमारी क्वालिफिकेशन, और थर्ड देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सॉरी कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस कि अगर उनको अपनी पोस्ट में बैठना है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो इसको भी कौन डिटरमाइन करेगा, इज टू बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। तो इसको भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को मेंबर ऑफ यूपीएससी बना दिया जाए या फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बना दिया जाए तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी कोई भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसका भी फैसला किसने लेना है, प्रेसिडेंट ने लेना है। तो इट इज ऑल्सो टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आता है टेन्योर। टेन्योर के बारे में भी आर्टिकल 316 है। मैंने आपको बोला था कि अपॉइंटमेंट और टेन्योर कहाँ पे आते हैं, आर्टिकल 316। तो कितने समय के लिए वो अपने ऑफिस में रहते हैं, या तो 6 इयर्स के लिए और अनटिल दे अटेन एज ऑफ 65 इयर्स, जो भी जल्दी होगा। तो यही हमने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था कि 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। तो यही टेन्योर यूपीएससी के मेंबर्स का होता है, या तो 6 इयर्स के लिए सर्व करेंगे या 65 इयर्स ऑफ एज के लिए सर्व करेंगे, जो भी कम होगा। अगर इनको रिजाइन करना है तो ये रिजाइन भी कर सकते हैं। तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये रेजिग्नेशन देंगे ये प्रेसिडेंट को, ठीक है। और थर्ड होता है कि इनका अगर रिमूवल करना है, तो अगर इनका रिमूवल करना है तो रिमूवल भी किसके द्वारा किया जाएगा, बाय प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा, जो मैनर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से ही। आई एम सो सॉरी, अभी कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो जो रेजिग्नेशन है वो किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमूवल होगा वो किसके द्वारा होगा, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। और किस तरीके से होगा, कौन से मैनर में होगा, वो मैनर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो अब जो रिमूवल है प्रेसिडेंट का, इसके बारे में हम करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो रिमूवल करने के, अगर किसी यूपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट ने रिमूव करना है तो वो 3 बेसिस पर, एक्चुअल में 4 तरीके हो सकते हैं, 4 कारण हो सकते हैं जिसके बेसिस पर, आधार पर वो उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब वो 4 तरीके में से सबसे पहले आप 3 तरीके देखिए। अगर वो व्यक्ति अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट, या जिसको आप बोल सकते हो बैंकरप्ट हो। तो अगर आप बैंकरप्ट हो तो मैं कैसे मान लूं कि आप फेयर डिसीजंस लोगे। अगर आप खुद ही बैंकरप्ट हो गए तो मैं कैसे मान लूं कि आप फेयर डिसीजन लेके एक अच्छे से व्यक्ति को एज अ ब्यूरोक्रेट अपॉइंट कर दोगे, रिक्रूट कर दोगे। तो मैं आपके ऊपर किस तरीके से भरोसा कर लूं। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट सोचे कि ये व्यक्ति को रिमूव कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति
कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे उसको क्या हो रही है, पैसा आ रहा है आउटसाइड हिज ऑफिस। ठीक है, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, जो यूपीएससी के मेंबर है वो उसी कमीशन में ही काम करेंगे, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। अगर आप उसके बाहर जाकर काम कर रहे हो तो आप तो क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर की आप वायलेशन कर रहे हो। आपका इंडिपेंडेंस ऑफिस है, सो बीइंग एन इंडिपेंडेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफिस, यू आर नॉट सपोज टू वर्क आउटसाइड योर ऑफिस एंड यू आर डूइंग दैट थिंग। तो प्रेसिडेंट सोच सकता है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है कि अगर इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट की नज़र में वो व्यक्ति क्या है, अनफिट है। अगर वो व्यक्ति अनफिट है माइंड या बॉडी से, तो उस व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट सोच सकता है कि ये भी सही व्यक्ति नहीं है, इसको भी रिमूव कर देना चाहिए। तो ये तीनों कारणों की वजह से प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को, मेंबर ऑफ यूपीएससी को या फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को रिमूव कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कारण होता है मेन, जो होता है मिसबिहेवियर। तो अगर कोई यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन मिसबिहेवियर करता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जो कि प्रूव हो चुका है, तो उस समय पे क्या होगा, तब भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है चेयरमैन को और मेंबर ऑफ यूपीएससी को, बट इस बार सिंपल तरीके से रिमूव नहीं करेगा। इस बार उसको इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, क्या सच में ये मिसबिहेवियर था। तो वो इंक्वायरी अब कौन करवाएगा, वो इंक्वायरी करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी अब अगर ये वाला मैटर है तो ओके, यहाँ पे करते हैं। तो अगर ये वाला मैटर है प्रूव्ड मिसबिहेवियर का, तो प्रेसिडेंट ये मैटर के बारे में किससे बात करेगा, किसको रेफर करेगा, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा इस चीज़ की इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ जो आपने बोला है वो सही है, मिसबिहेवियर किया है, मिसबिहेव किया है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बोलेगा और प्रेसिडेंट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, और जब तक इंक्वायरी हो रही है तब तक भी वो जो मेंबर होगा वो सस्पेंड ही रहेगा। क्या आपको समझ आ गया? ओके, जो रिमूवल, ओके स्टार्टिंग से करते हैं। जो टेन्योर है वो आर्टिकल 316 में है। टेन्योर होता है 6 ईयर का, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। इसके अलावा वो अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं रिजाइन करके, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके। अदरवाइज उनको अपनी पोस्ट से निकाला भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। उसके लिए कुछ रीजंस चाहिए जिसके बेसिस पे उसको रिमूव किया जाएगा। अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो गया हो, क्या फेयर डिसीजन लेगा, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, इंडिपेंडेंट ऑफिस का मेंबर होते हुए भी बाहर काम कर रहा है। इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट को लग रहा है कि वो अनफिट है माइंड और बॉडी से। तो लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर वो मिसबिहेवियर की वजह से उसको रिमूव किया जा सकता है तो पहले प्रेसिडेंट उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करवाएगी। जब तक इंक्वायरी हो रही है वो मेंबर अपने जगह, अपनी पोस्ट से सस्पेंडेड है, वहाँ पे काम नहीं कर रहा। फिर वो जो इंक्वायरी कमेटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट को जो भी अपना डिसीजन है वो देगी, एंड देन आप प्रेसिडेंट को बोलेंगे और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कौन सी होती है, रिमूवल प्रोसेस होती है मेंबर्स ऑफ यूपीएससी की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस मैंने आपको बहुत बार इसका मीनिंग समझा दिया। अब इसके आगे कुछ लाइंस पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स करते हैं। यूपीएससी के मेंबर्स इंडिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन किया तो उठा के उसको रिमूव कर देंगे। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा उसी प्रकार से ये जो मेंबर्स होंगे इनको रिमूव किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट चाहेगा तब उसको रिमूव नहीं किया जाएगा।
इसका मतलब दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं, ऐसा नहीं है कि वो तभी तक ही अपने ऑफिस में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो सैलरीज आती हैं, जो इनकी अलाउंसेस आती हैं, वो चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का सरकारी खजाना है वहाँ से इनकी सैलरीज सीधी आती हैं। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी लगी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उसी प्रकार से जो इनकी सैलरीज होती हैं यूपीएससी के मेंबर की, वो भी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह की बहस जो है वो पार्लियामेंट में नहीं होती, उसको बोलते हैं वोट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती इसके लिए। इनकी सैलरीज फिक्स्ड होती हैं और वो जो सैलरीज हैं वो इनको समय समय पर चार्ज होती रहती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती रहती हैं। ठीक है, देखिए दो तरह का खर्चा हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करना होता है। पहला तो होता है चार्ज, वो होता है कि ये तो समय पर जब भी इसका टाइम आएगा तो इतने पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दूसरे होते हैं कि वोटिंग करवा के कि क्या हमें ये पैसा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, उस पर वोटिंग होती है। तो बट ये जो है इस पर किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती, ठीक है, ये पैसा तो जाएगा ही जाएगा और अपने प्रॉपर समय पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की सैलरीज, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर्स, इन सब की जो सैलरीज है वो चार्ज ही होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो इनकी सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा। तो यूपीएससी में क्या होता है, एक चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स। तो ये जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा वो भारत सरकार की कोई भी अन्य नौकरी नहीं कर पाएगा जब वो रिटायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इसके जो मेंबर्स होंगे वो इसी में काम करेंगे। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो अपने घर पे बैठ जाएंगे और कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे, प्राइवेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा, ठीक है, वो फर्दर उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं हो सकती, वो कोई भी और काम नहीं कर सकता, वो रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं यूपीएससी के, अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, वो किसके लिए एलिजिबल हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या वो चेयरमैन बन सकते हैं किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। इनके अलावा और वो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे। तो अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होता है तो वो कोई काम नहीं कर सकता, घर पे बैठ जाएगा। अगर यूपीएससी के बाकी मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, और वो कोई भी काम नहीं कर सकते। फर्दर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, टू दैट पोस्ट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब है कि रीअपॉइंटमेंट, उसी पोस्ट के लिए दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। वो चेयरमैन यूपीएससी का रिटायर होने के बाद दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता। दूसरे मेंबर्स यूपीएससी के रिटायर होने के बाद मेंबर्स नहीं बन सकते, चेयरमैन बन सकते हैं बट मेंबर्स नहीं बन सकते। तो इसका मतलब रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि ये ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं इसका। नेक्स्ट आती हैं पावर्स या फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के फंक्शंस वैसे हमने डिस्कस कर ही लिए, कुछ इसमें खास नहीं है।
यूपीएससी के जो फंक्शंस होते हैं वो यही होता है कि ये क्या करती है, कंडक्ट करती है एग्जामिनेशंस। किसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। उसके बाद ये रिकमेंडेशंस देती है, सलाह देती है। किसके लिए रिकमेंडेशन देती है? कि रिक्रूटमेंट करनी हो सिविल सर्विसेज की। मतलब इसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, इसके बाद ये प्रेसिडेंट को ये सलाह देगी कि आप किस किस को रिक्रूट करो, कौन से सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करो। इसने एग्ज़ाम कंडक्ट करके उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी कि आप इनको ब्यूरोक्रेट्स बना दो। उनके आगे जो ट्रांसफ़र्स करने होंगे या उनकी जो प्रमोशंस करनी होंगी उसमें भी ये अपनी एडवाइस या अपनी रिकमेंडेशंस देगी। अब कौन कौन सा इंसान सूटेबल है ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, तो सूटेबिलिटी जो होगी उसमें भी ये अपनी रिकमेंडेशन देगा। अब इसमें एक बात और है कि ये जो रिकमेंडेशंस दे रहा होता है यूपीएससी, गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडिंग, इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो भी सलाह, जो भी रिकमेंडेशन यूपीएससी ने दे दी वो गवर्नमेंट को माननी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, बट एक चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट यूपीएससी के रिकमेंडेशन को नहीं मान रही तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को जाके ये बताना पड़ेगा कि हम इस डिसीजन को क्यों नहीं मान रहे। आई रिपीट, यूपीएससी मेयरली एक रिकमेंडिंग बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कर लीजिए। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसकी बात माने या ना माने, बट अगर गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मान रही यूपीएससी की तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये बताएगी कि हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी थी। एम आई क्लियर? इसके अलावा ये तो इसके मेन फंक्शंस थे। उसके अलावा मान लो किसी स्टेट में अगर कोई जॉइंट रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट करनी है यानी 2 और मोर स्टेट्स, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स आके बोलती हैं यूपीएससी को कि हमारी कोई सर्विस है उसमें आप रिक्रूटमेंट कर दीजिए, तो यूपीएससी वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट करती है। इसके अलावा अगर किसी स्टेट को कोई काम चाहिए, कोई भी उसकी हेल्प चाहिए यूपीएससी की, तो उस स्टेट का, मान लीजिए उड़ीसा को यूपीएससी की हेल्प चाहिए, तो उड़ीसा का जो गवर्नर है वो रिक्वेस्ट करेगा यूपीएससी को, और जो यूपीएससी है वो प्रेसिडेंट से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वो स्टेट की हेल्प कर देगी। यानी कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर, जब उस स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा, ठीक है, तब वो जो यूपीएससी होगी वो क्या करेगी, विल सर्व द नीड ऑफ स्टेट। तो जो भी उस स्टेट की ज़रूरत होगी, नीड होगी, उसको वो सर्व कर देगी रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, ठीक है। अब ये तो थे इसके कुछ फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए। अब ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हर साल अपने काम की एक रिपोर्ट तैयार करता है, यानी हर एनुअल एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जो एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है यूपीएससी के द्वारा, वो रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की जाती है, वो रिपोर्ट दी जाती है प्रेसिडेंट को। यानी यूपीएससी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट देगा, किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो उस रिपोर्ट को क्या करेगा, पार्लियामेंट के आगे रखेगा। यानी पूरे साल भर में इन्होंने जो भी काम किया है वो उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रख देगा। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।